वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज 7 अक्टूबर 2022 है, तो आइए देख लेते हैं कैसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हमें कवर करने हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के बारे में है। शॉर्ट में आप इसे अनकटैड बोल सकते हैं। उन्होंने अभी हाल ही में अपने एक फोरकास्ट में ये बताया कि इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो डिक्लाइन करेगी, यानी कि नीचे जाएगी। इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ इस साल 5.7% पर रहेगी, ऐसा अनकटैड का मानना है, जो कि 2021 में 8.2% पर रही। अनकटैड के बारे में कुछ बेसिक बातें जानते हैं। 1964 में इसे बनाया गया था ताकि ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को प्रमोट किया जा सके। कहां पर? डेवलपिंग कंट्रीज में। ये परमानेंट ऑर्गन है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली का, हेडक्वार्टर्ड है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। अनकटैड वर्तमान में 195 मेंबर स्टेट्स की मेंबरशिप को अटेन करके रखता है, मतलब एक काफी सिग्निफिकेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी लगभग यूनिवर्सल मेंबरशिप है। ज्यादातर देश इसका हिस्सा हैं ही। ये इसकी संस्था की हाईएस्ट पॉलिसी मेकिंग बॉडी है कॉन्फ्रेंस। ये कॉन्फ्रेंस 4 साल में एक बार मिलती है, जहां पे पॉलिसी गाइडलाइंस तैयार करते हैं कि आने वाले 4 सालों में काम किस तरीके से किया जाएगा। तो ये एग्जैक्टली करते क्या है? पहला काम तो इनका ये है कि ये मैक्रो लेवल पर जो डेवलपमेंटल चैलेंजेस हैं उन्हें कैसे एड्रेस किया जाए, उनके ऑप्शंस तलाशते हैं। मैक्रो लेवल का मतलब ये है कि जो बड़े इकोनॉमिक इश्यूज हैं उन्हें कैसे हैंडल किया जाए, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट या ग्लोबल ग्रोथ, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से उसे कैसे मैनेज किया जाए। इनको ये इंश्योर करना होता है कि किस प्रकार से सभी स्टेक होल्डर्स आपस में इंटीग्रेट हों, जुड़ें इंटरनेशनल ट्रेडिंग सिस्टम में, और ये सभी के लिए बेनिफिशियल भी रहे। इन्हें इकोनॉमीज को डाइवर्सिफाई करना है ताकि वो कमोडिटीज के ऊपर कम डिपेंडेंट रहें, उनके पास कई सारे अन्य एवेन्यूज भी हों रिसोर्सेज को जनरेट करने के, सर्विसेज की फील्ड में या किसी भी अन्य फील्ड में। फर्दर, जो दुनिया में इकोनॉमी फाइनेंशियली वोलाटाइल है, कई सारी कंट्रीज डेट ट्रैप में फंस रही हैं, उनको इस एक्सपोजर से बचाना है। ये भी काम अनकटैड करने का प्रयास करता है। कई सारी फ्लैगशिप रिपोर्ट्स हैं जो अनकटैड ही निकालता है, जैसे कि ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, द लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज रिपोर्ट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन अफ्रीका रिपोर्ट। इसके अलावा कुछ अन्य रिपोर्ट्स भी हैं, जैसे कि इंफॉर्मेशन इकोनॉमी रिपोर्ट, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट, रिव्यू ऑफ मैरीटाइम रिपोर्ट, ट्रांसपोर्ट। यहां पर देखिए कई सारे क्वेश्चंस इस पर्सपेक्टिव से आ जाते हैं कि इस रिपोर्ट को कौन रिलीज करता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, अगर आपको पता ना हो तो मुश्किल हो जाती है। अनकटैड के बारे में कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, जैसे कि ये 56 ईयर्स से काम में लगा हुआ है। वर्तमान में लगभग 195 मेंबर स्टेट्स इसका हिस्सा हैं। 480 से ज्यादा स्टाफ मेंबर्स हैं जो इसके लिए काम करते हैं। इसका रेगुलर बजट यहाँ पर 2019 के लिए बताया गया है $68 मिलियन। टेक्निकल कोऑपरेशन एक्सपेंडिचर इनका $44 मिलियन का रहा, और इनके 227 प्रोजेक्ट वर्तमान में 57 कंट्रीज में रन कर रहे हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के बारे में है। आज महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती हैं। ये कहावत कहने में तो काफी अच्छी लगती है और सुनने में भी मजा आता है, लेकिन ग्रास रूट रियलिटी कुछ और है। अभी भी वुमेन इश्यूज को लेकर डिस्पैरिटीज बहुत ज्यादा हैं, और वो सोसाइटी में वो स्टेटस अटेन नहीं कर पाई हैं जो वास्तव में उन्हें मिल जाना चाहिए। हर जगह इस रेफरेंस में हमें निगेटिव्स ही सुनने को मिलते हैं, लेकिन यहां पर कुछ पॉजिटिव है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो भी घर बनाए गए हैं उनमें 69% घरों की ओनरशिप या तो महिलाओं के पास है या उन्हें ज्वाइंटली महिलाओं के द्वारा ओन किया जा रहा है। तो चलिए, वुमेन पार्टिसिपेशन को लेकर ये एक पॉजिटिव न्यूज रही। बात करते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में। इसे 2016 में लॉन्च किया गया, जिसके अकॉर्डिंग हमें 2.95 करोड़ घर बनाने थे। इस स्कीम के तहत फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा ताकि पक्का हाउस यानी कि पक्का मकान बनाया जाए। कोशिश ये है कि ऐसे सभी लोग जिनके पास पक्का मकान नहीं है उन तक जो पक्का हाउस है वो पहुंचाने का प्रयास किया जाए। इसे दिल्ली और चंडीगढ़ को अगर छोड़ दिया जाए तो पूरे भारत के रूरल एरिया में इंप्लीमेंट किया जा रहा है। फंडिंग पैटर्न की बात करें तो जो नॉर्मल स्टेट्स होते हैं प्लेन एरियाज के, वहां पर शेयरिंग पैटर्न होता है 60-40 का। 60% जो भी खर्चा आएगा वो केंद्र सरकार देगी, 40% राज्यों को वहन करना होगा। नॉर्थ ईस्टर्न या हिली स्टेट्स में ये रेशियो 90-10% का है। जो असिस्टेंस दिया जाता है एक यूनिट यानी कि एक मकान को बनाने के लिए, वो क्या है? 1,20,000 रुपए प्लेन एरियाज में दिया जाता है, 1,30,000 रुपए हिली एरियाज में दिया जाता है, किसी डिफिकल्ट टेरेन वाले एरिया में, या कोई भी ऐसा एरिया जो इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान का हिस्सा है जहां पर सिलेक्टेड ट्राइबल या बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट आ जाते हैं। क्या फीचर्स हैं? जो भी बेनिफिशियरी होते हैं उनके लिए 90 से 95 डेज के अनस्किल्ड लेबर को मनरेगा के एम्बेट में प्रोवाइड करवाया जाता है। फर्दर, जो बेनिफिशियरी होंगे उनको एक मौका और दिया जाता है। जैसे सरकार की ओर से 1,20,000 रुपए मिल गए और
अगर वो हाउस होल्ड चाहे कि कुछ पैसा और अपनी ओर से इन्वेस्ट करके घर को थोड़ा और बेहतर बना ले, कुछ और उसमें एड ऑन करना चाहते हैं वो, तो वो चाहे तो 70,000 रुपए का लोन ले सकते हैं बैंक से। वो उनको आसानी से मिल जाएगा अंडर दिस स्कीम। हालांकि ये ऑप्शनल है, आप लेना चाहो तो लो, ना लेना चाहो तो ना लो, कोई कंपल्शन नहीं। लेकिन कई सारे लोग ये लोन लेकर उस घर को थोड़ा और बेहतर बना लेते हैं। जो फंड होता है वो इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर किया जाता है बेनिफिशियरी के अकाउंट में, ताकि बीच में जो एक लीक होता है, पैसे बेनिफिशियरी तक पहुंच नहीं पाते, ये समस्या ना आए। टारगेट ग्रुप की बात करें तो सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस का सहारा लिया जाता है किसी भी हाउस होल्ड को आइडेंटिफाई करने के लिए कि उनको ये बेनिफिट दिया जाए या नहीं। हालांकि ग्राम सभा को जिम्मेदारी दी जाती है कि जो भी लिस्ट है वो उसको आइडेंटिफाई करें कि जिससे ये बेनिफिट दिया जा रहा है वास्तव में एलिजिबल है या नहीं है, और वो उस लिस्ट को फाइनलाइज करके पब्लिश कर देते हैं। ग्राम सभा को जस्टिफाई करना होता है अगर वो इस लिस्ट में कोई बदलाव करना चाहते हैं कि आखिर किस कारण से किसी हाउस होल्ड को बाहर किया जा रहा है या इन किया जा रहा है, तो उनको जस्टिफाई करना होता है, रीजन देना होता है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल अल्जाइमर डिसीज के बारे में है। रिसर्चर्स ने भी हाल ही में डिस्कवर किया है एक ड्रग को जिसका नाम है लेकानिमाब, जिसमें यह कहा जा रहा है कि जो कॉग्निटिव डिक्लाइन होता है किसी भी पेशेंट का जब वो अल्जाइमर से प्रभावित होते हैं, ये उस कॉग्निटिव डिक्लाइन को रिड्यूस करता है, यानी कि सिचुएशन को इंप्रूव करने में मददगार साबित होता है। इस लिहाज से ये पहला न्यूरो प्रोटेक्टिव ट्रीटमेंट होगा इस डिसीज के लिए। अभी तक हमारे पास ऐसा कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं था। न्यूरो प्रोटेक्टिव ट्रीटमेंट का क्या मतलब होगा ये आप समझ जाओगे। पहले आपको समझना होगा कि अल्जाइमर डिसीज क्या होती है। ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होने का मतलब ये है कि जो हमारे ब्रेन की सेल्स होती हैं, न्यूरॉन्स होते हैं, ये उनको प्रभावित करता है। जो ब्रेन सेल्स होती हैं वो डिजेनरेट होने लगती हैं और मरने लग जाती हैं। इसकी वजह से होता क्या है कि जो भी इस बीमारी से ग्रसित होता है उनकी मेमोरी लॉस होने लगती है। वो चीज़ों को बोलने और लिखने में असहज महसूस करते हैं। उनका जजमेंट वीक हो जाता है, चीज़ों को समझने की क्षमता कम हो जाती है। उनके मूड और पर्सनैलिटी में सडन चेंजेस देखने को मिलते हैं। टाइम और प्लेस को लेकर उनमें होती है कन्फ्यूज़न। मतलब जो एक कॉग्निटिव एबिलिटी होती है किसी भी इंसान की, जो आपके पास इंफॉर्मेशन आती है, आप उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके डिसीजंस लेते हैं, ये एक सामान्य सी प्रक्रिया है ह्यूमन माइंड के वर्क करने की। उसमें इंटरफेरेंस देखा जाता है और एक व्यक्ति सही तरीके से इंफॉर्मेशन जो उसके पास है उसे प्रोसेस करके डिसीजंस नहीं ले पाता। ये समस्या होती है अल्जाइमर डिसीज में, और बेसिकली व्यक्ति चीज़ों को भूलने लगता है। एक ऐसी स्थिति आती है कि वो लोगों को पहचानना बंद कर देता है। और सबसे सैड पार्ट ये होता है जब एक व्यक्ति अपने परिवार के सदस्यों को ही पहचानना बंद कर देता है। जब पहला स्टेज होता है तो सिम्टम्स बड़े माइल्ड होते हैं, व्यक्ति छोटी छोटी चीज़ों को भूलता है और धीमे धीमे ये सिम्टम्स सीवियर होने लग जाते हैं। अब यहाँ पे कुछ लोगों को डर लग जाएगा, क्योंकि हर व्यक्ति अपने जीवन में कुछ न कुछ चीज़ें भूलता रहता है। कुछ लोगों को तो इस बात की भी टेंशन होगी कि उन्होंने हिस्ट्री के इतने सारे फैक्ट्स पढ़े थे वो भूल रहे हैं, तो कहीं उनको अल्जाइमर डिसीज तो नहीं होगा। ये देखिए ऐसा नहीं होता। हाँ, सिम्टम्स माइल्ड होते हैं लेकिन बीमारी के सिम्टम्स अलग होते हैं। एक जनरल सा प्रोसीजर होता है, आप चीज़ों को भूलते हैं, एक कॉमन सा प्रोसीजर है, तो उसमें डरने की बात नहीं है। बट हाँ, सिम्टम्स ऐसे होते हैं जो इनिशियली माइल्ड होते हैं और बाद में सीवियर होने लग जाते हैं इस बीमारी में। जो अल्जाइमर है ये डिमेंशिया का एक कॉमन कॉज है। डिमेंशिया में अक्सर ये ओल्डर एडल्ट्स में देखा जाता है जो चीज़ों को भूलने लगते हैं। उनका कॉग्निटिव प्रोसेस जो होता है या डिसीजन लेने की क्षमता होती है वो धुंधली पड़ने लग जाती है। तो डिमेंशिया अल्जाइमर की वजह से होता है, तो ये उसका एक कॉज है। जो अल्जाइमर डिसीज़ है ये एक एबनॉर्मल बिल्डअप करता है प्रोटीन का हमारी ब्रेन सेल्स के चारों ओर, और वो प्रोटीन्स उन ब्रेन सेल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, जिसकी वजह से सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो ऐसे कौन से प्रोटीन्स हैं जो इसके लिए जिम्मेदार हैं? दैट इज एमिलॉइड। ये एक प्लेक क्रिएट कर देता है, एक लेयरिंग क्रिएट कर देता है हमारी ब्रेन सेल के चारों ओर। और इसके अलावा एक और प्रोटीन है टाउ, ये भी नुकसान पहुंचाता है। जो टाउ प्रोटीन है ये क्या करता है, ये अगर टैंगल्ड फॉर्मेशन तैयार कर लेता है, एक उलझी हुई आकृति बना लेता है ब्रेन में, जो अल्जाइमर के पेशेंट्स होते हैं उनमें। इसके बाद जो एक न्यूरॉन यानी कि एक ब्रेन सेल दूसरे ब्रेन सेल से कनेक्ट करती है, कम्युनिकेट करती है, वो इस कम्युनिकेशन को ब्रेक कर देता है। इसकी वजह से सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो यहाँ पे एमिलॉइड और टाउ ये दो प्रोटीन्स हैं जो अल्जाइमर डिसीज में ब्रेन की फंक्शनिंग को डिसरप्ट करते हैं। अल्जाइमर एक इनक्यूरेबल डिसीज है। अगर किसी को हो गया तो इसका कोई क्योर नहीं है, क्योंकि ब्रेन सेल्स की मरने की जो प्रक्रिया है उसे रिवर्स नहीं किया जा सकता। महिलाएं इस बीमारी को लेकर ज़्यादा रिस्क में होती हैं पुरुषों की तुलना में, ये उन्हें ज़्यादा प्रभावित करता है। ट्रीटमेंट की बात करें तो वर्तमान में अल्जाइमर का कोई इलाज नहीं है, और कई सारे तरीके हैं जिसकी मदद से चीज़ों को इम्प्रूव करने की कोशिश की जाती है, जिससे लोगों को मदद की जाए कि वो अपनी ब्रेन हेल्थ को मेंटेन करें, वो चीज़ों को याद रखते रहें, एफर्ट करते रहें। फर्दर जो बिहेवियरल सिम्टम्स हैं उन्हें मैनेज किया जाए, और कोशिश ये की जाए कि डिसीज़ डिले हो जाए। आप इतना ही कर पाओगे, बीमारी बढ़ती चली जाएगी और इसको रोकने का कोई उपाय नहीं है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट आर्टिकल फाओ के बारे में है, यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने अभी हाल ही में एक रिपोर्ट रिलीज की है
ऑन डिफॉरेस्टेशन, लाइवस्टॉक ग्रेजिंग एंड फार्मर फील्ड स्कूल। फार्मर फील्ड स्कूल क्या होते हैं? यहाँ पर किसानों को खेतों में ले जाकर प्रैक्टिकली ट्रेन किया जाता है, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल कैसे करना है, कैसे सॉइल को जज करना है ताकि वो अच्छी तरीके से उसे इवेलुएट कर सकें। तो फाओ ने इसे फॉर द फर्स्ट टाइम 1989 में स्टार्ट किया था, ये फार्मर फील्ड स्कूल के बारे में जो उनका मैकेनिज्म है उसे। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये बताया कि फूड की डिमांड जो अभी है 2012 में, ग्लोबल पॉपुलेशन को सपोर्ट करने के लिए ये डिमांड 50% तक बढ़ जाएगी 2050 तक। मतलब हमें ज़्यादा खाना उगाना होगा, नहीं तो हम आने वाले समय में फूड की नीड को पूरा नहीं कर पाएंगे। फाओ एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की, जिसका काम है कि दुनिया भर में हंगर को डिफीट किया जाए। वर्ल्ड फूड डे ऑब्जर्व किया जाता है 1945 में, जिस दिन इन्हें बनाया गया था उसी दिन यानी कि 16 अक्टूबर को। यूनाइटेड यूएन फूड एड ऑर्गेनाइजेशन जो कई सारे हैं उनमें से ही एक है और बेस्ड है इटली के रोम में। ये वर्ल्ड, इसके कुछ सिस्टर बॉडीज भी हैं जो इसके साथ अलाइन होकर काम करती हैं इनके ऑब्जेक्टिव्स को अटेन करने के लिए, लाइक वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट यानी कि IFAD। इन्होंने कई सारे इनिशिएटिव्स भी लिए हैं, जैसे कि ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम, जिसे आप गियास भी बोल सकते हो। इस पर यूपीएससी एक बार प्रश्न पूछ चुकी है, तो आपको पता होना चाहिए एग्जैक्टली क्या है। देखिए, गियास में क्या होता है कि दुनिया भर में कुछ यूनिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं, जैसे कि पैडी की कल्टीवेशन की कोई स्पेसिफिक टेक्निक है जिसमें पैडी में बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता हो, तो उस ट्रेडिशनल मैकेनिज्म को आइडेंटिफाई करके उसे प्रोटेक्ट किया जाए ताकि वो तरीका विलुप्त ना हो जाए। यही किया जाता है गियास में फंडामेंटली। ये डिजर्ट जो लोकस्ट होते हैं, टिड्डियां होती हैं, उन्हें रोकते हैं दुनिया भर में क्योंकि वो फसलों को बर्बाद कर देती हैं। कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन यानी कि CAC, ये एक संस्था है जो ज्वाइंट जो भी इनिशिएटिव्स हैं फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के और WHO के, उनके जो फूड स्टैंडर्ड प्रोग्राम होते हैं, मतलब खाने की मिनिमम क्वालिटी मेंटेन की जाए, उसको इंप्लीमेंट करने का काम ये CAC करती है। इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्स फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर है, ये उसे भी इंप्लीमेंट करने का प्रयास करते हैं, उसके लिए भी काम करते हैं ताकि जो जेनेटिक रिसोर्स हैं उनका इस्तेमाल फूड सिक्योरिटी के लिए किया जा सके। इनके कुछ फ्लैगशिप पब्लिकेशंस भी हैं जिसमें आपको सोफा ऐसा कुछ मिलेगा, या सो से स्टार्ट हो, आप समझ जाना कि ये फाओ का इनिशिएटिव है। जैसे कि स्टेट ऑफ वर्ल्ड फिशरीज एंड एक्वाकल्चर, ये सोफिया, ये भी फाओ का इनिशिएटिव है। इसके अलावा सोफो, स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट, सोफी, द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन वर्ल्ड, सोफा, स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर, सोको, स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटी मार्केट, इसके अलावा वर्ल्ड फूड प्राइस इंडेक्स है। ये सारे जो इनिशिएटिव्स हैं ये फाओ के ही हैं। जो प्रश्न पूछा गया था यूपीएससी के द्वारा 2016 में, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। इससे आपको ये आइडिया लगता रहता है कि जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं वो रिलेवेंट है या नहीं है। फाओ ने अभी स्टेटस अकॉर्ड किया है ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम गियास का, जो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर सिस्टम है उसे। आपसे पूछा जा रहा है कि इस पूरे इनिशिएटिव का ओवरऑल गोल क्या है गियास का, तो गियास का गोल यही है, 20 का आंसर है यानी कि 2 ओनली। ये सेफगार्ड करते हैं इको फ्रेंडली जो ट्रेडिशनल फार्म प्रैक्टिसेस हैं उनको, और उसे बचाने के लिए प्रयास किया जाता है नॉलेज सिस्टम का जो लोकल कम्युनिटीज में फैला हुआ है। तो 20 का आंसर था। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल इसरो के मंगलयान मिशन के बारे में है। कहा जाता है जिसका आरंभ है उसका अंत भी है। आपका किसी से कितना ही लगाव क्यों ना हो, आपको कभी न कभी उसे अलविदा कहना ही होगा। बिल्कुल वैसे ही मंगलयान मिशन को हमने बड़े ही भारी मन से अलविदा कहा, क्योंकि इसरो ने कंफर्म कर दिया है कि मार्स ऑर्बिटर क्राफ्ट से अब हमारा कम्युनिकेशन खो चुका है। अब वो ग्राउंड स्टेशन से कनेक्शन में नहीं है, और ये जो कनेक्शन ब्रेक हुआ है ये नॉन रिकवरेबल है। मंगलयान मिशन अब अपना जीवन समाप्त कर चुका है, वो फ्री है मंगल की ऑर्बिट में घूमने के लिए। लेकिन कई बार जिन लोगों को आप अलविदा कह देते हैं वो जब तक आपके साथ होते हैं उम्मीद से ज़्यादा करते हैं। बिल्कुल वही मंगलयान ने भी किया। मंगलयान जिसे 2013 में लॉन्च किया गया और इसने 2014 से अपना काम शुरू किया, इसका जो टोटल प्रोजेक्ट टाइम था दैट वाज 6 मंथ। मतलब अगर ये 6 महीनों तक बहुत ही स्पेशलिटी के साथ काम कर देता तो हम ये मान लेते हैं कि मंगलयान मिशन सक्सेसफुल हो गया है। लेकिन मंगलयान मिशन ने अपना कनेक्शन ब्रेक करने से पहले 8 साल 8 दिनों तक काम किया। मतलब कि बहुत ही इफिशियंसी के साथ हमने इस मंगलयान मिशन के माध्यम से मंगल के बारे में जानकारी इकट्ठा की। बैकग्राउंड की बात करें तो मार्स ऑर्बिटर मिशन, जिसे शॉर्ट में मॉम कहा गया या फिर मंगलयान, ये एक स्पेस प्रोब था जिसे इसरो ने 2013 में भेजा था। ये इंडिया का फर्स्ट इंटरप्लेनेटरी मिशन था जहां पर हमने एक प्रोब भेजा किसी अन्य प्लेनेट पे, यानी कि मार्स पे। ये इंडिजिनियसली बिल्ट स्पेस प्रोब था जिसे 2014 में ऑर्बिट में भेजा गया मंगल के। ऐसा करने के बाद भारत एशिया की पहली कंट्री बन गई और दुनिया की चौथी जिसने इस प्लेनेट पर अपना मिशन भेजा। कॉस्मोस, नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी के बाद
चाइना ने भी अपना मंगल मिशन भेजा, लेकिन हमारे बाद 2020 में। मंगलयान का ऑब्जेक्टिव क्या था? इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव ये था कि हम मार्स के एटमॉस्फेयर को स्टडी करें, एक्सप्लोर करें उसके सरफेस फीचर्स को, मिनरलॉजी को, मॉर्फोलॉजी और एटमॉस्फेयर को। फर्दर हमें ऐसी टेक्नोलॉजीज को भी डेवलप करना था मॉम की मदद से, जिसकी मदद से आने वाले समय में हम प्लानिंग, डिजाइनिंग, मैनेजमेंट और ऑपरेशन चला सकें अगर हमें कोई अन्य इंटर प्लेनेटरी मिशन चलाना है तो उसके लिए। कौन सा रॉकेट इस्तेमाल किया गया था मंगलयान मिशन को लॉन्च करने के लिए? दैट वाज PSLV C-25। ये PSLV का एक्सेल वर्जन था। मंगलयान की कॉस्ट क्या थी? मंगलयान को भेजने में हमने $75 मिलियन खर्च किए थे। रुपए में बताऊं तो 450 करोड़ रुपए। ये जो अमाउंट था जो हमने मंगलयान पे खर्च किया, ये कितना ज़्यादा या कम था, इसका अंदाज़ा आप इस आधार पे लगा सकते हैं कि हाल फिलहाल में जो इंडिया में कुछ हाई बजट मूवीज़ बन रही हैं, जैसे कि PS1 या फिर RRR, इनकी कॉस्ट 500 करोड़ रुपए है। इनफैक्ट कुछ मूवीज जिनको हाईली क्रिटिसाइज किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि इन्हें सही तरीके से नहीं बनाया गया है, जैसे कि आदिपुरुष, उनकी कॉस्ट भी 500 करोड़ रुपए है। और वहीं हमने मंगलयान को 450 करोड़ में मंगल के ऑर्बिट में भेज दिया। यू कैन अंडरस्टैंड कि ये जो पूरा मिशन था ये कितना ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव था। खैर, मंगलयान को अब हम अलविदा कह चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल बायोमास को फायरिंग के बारे में है। इंटर मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई अभी हाल ही में एनवायरमेंट, एग्रीकल्चर एंड पावर मिनिस्ट्रीज की, जहां पर यह देखा गया कि बायोमास को फायरिंग को थर्मल पावर प्लांट में कैसे रेगुलेट किया जाए, कैसे उसकी प्रोग्रेस को इवेलुएट किया जाए, रिव्यू किया जाए न्यू दिल्ली में। बायोमास को फायरिंग क्या है? को फायरिंग आपको समझ में आ रहा होगा, दो चीजों को एक साथ जलाना। तो कोयले के साथ जब हम बायोमास को जलाते हैं तो उसको बायोमास को फायरिंग कहा जाता है। अब बायोमास क्या होता है? बायोमास कोई भी ऑर्गेनिक मटेरियल होता है जो प्लांट या एनिमल से आए, जैसे कि पराली हो गई, लकड़ी के बुरादे हो गए या फिर काउडंग हो गया, सभी बायोमास के एग्जाम्पल्स हैं। बायोमास को फायरिंग एक ऐसा मेथड है जिसमें हम इफिशिएंटली बायोमास को कन्वर्ट कर लेते हैं एक पैलेट्स में, छोटे छोटे टुकड़ों में, जिनका इस्तेमाल इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है। जो हाई इफिशियंसी कोल बॉयलर्स होते हैं उनमें कोयले का इस्तेमाल तो हो ही रहा है, फिर हम बायोमास पैलेट्स का इस्तेमाल भी कर लेते हैं। हालांकि इन बॉयलर्स में थोड़ा बदलाव करना होता है। गवर्नमेंट कंसिडर कर रही है कि कोल सप्लाई को कट किया जाए ऐसे थर्मल पावर प्लांट में जो पॉलिसी है बायोमास को फायरिंग की उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, उनके लिए डायरेक्शंस दिए गए थे सभी थर्मल पावर प्लांट को NCR रीजन में कि वो बायोमास पैलेट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट अपने प्रीमाइस में लगाएं। ध्यान दीजिएगा कि जो भी थर्मल पावर प्लांट है जो कोयले का इस्तेमाल करके बिजली बनाते हैं, उनसे कहा गया है कि वो 5 से 10% जो बायोमास है उसको भी जलाएं। इससे इन्वायरमेंट कम पोल्यूट होता है और ये जो बायोमास है हम इसका इस्तेमाल भी कर पाते हैं। फर्दर उन्हें अपनी प्रीमाइस में ही बायोमास पैलेट की मैन्युफैक्चरिंग करनी होगी। ये होते हैं बायोमास के पैलेट, यानी कि छोटे छोटे टुकड़े। आप जो बायोमास है, सपोज करते हैं कि पराली है, आप उसका बुरादा बनाइए, उसको मशीन में डालिए और ऐसे छोटे छोटे टुकड़े बन के निकल जाएंगे। डिपेंड करता है कि किस चीज़ से बनाया गया है, उनका कलर वैसा ही होता है और उसके बाद इनको कोयले के साथ जलाया जाता है। तो इनकी इफिशियंसी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है इस पैलेट में कन्वर्ट हो जाने के बाद। तो ये वो उसे अपनी प्रीमाइस में ही बनाएं और उसका इस्तेमाल भी करें। बेनिफिट ये होता है कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने लॉन्च किया नेशनल मिशन ऑन यूज ऑफ बायोमास इन थर्मल पावर प्लांट, जिसे समर्थ मिशन कहा गया। ये को फायरिंग प्रमोट करता है बायोमास वेस्ट की थर्मल पावर प्लांट के साथ। इससे स्टबल बर्निंग का चैलेंज कम होता है। जो खेतों में जला देते हो आप पराली को, उसको आप पैलेट्स में कन्वर्ट कर लो और बेच तो थोड़े पैसे भी मिल जाएंगे। इससे एयर पोल्यूशन कम होता है। नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में जब स्मॉग की कंडीशन आ जाती है, अगर हम को फायरिंग में उस स्टबल को इस्तेमाल कर लेंगे तो वहाँ पे पोल्यूशन भी कम होगा। इशू ये है कि बायोमास के पैलेट्स कम बनते हैं। एग्रीकल्चर रेसिड्यू को खेतों में ही जला दिया जाता है और पैलेट्स बन नहीं पाते, तो कोल फैक्ट्रीज को ये इतनी आसानी से अवेलेबल भी नहीं हो पाता। रिवीजन करते हैं। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इसे 1945 में स्टैब्लिश किया गया। शुद्ध रूप से गलत है। इसे अभी हमने पहले ही आर्टिकल में डिस्कस किया था कि इसे स्टैब्लिश किया गया था 1964 में, ना कि 1945 में। हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज प्रधानमंत्री आवास योजना। ये रूरल एरियाज में इंप्लीमेंट किया जा रहा है एक्सेप्ट दिल्ली एंड चंडीगढ़। ये सही है। अल्जाइमर डिसीज जेनेटिक डिसीज है, शुद्ध रूप से गलत है। ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसीज है जो हमारे न्यूरॉन्स को प्रभावित करती है, ब्रेन सेल्स को, तो ये गलत हो गया। फाओ, ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी नहीं है UN की, शुद्ध रूप से गलत है। ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी है इसरो का मंगलयान मिशन। इसे लॉन्च करने के बाद इंडिया फर्स्ट एशियन कंट्री बन गया था और दुनिया में चौथा देश जिसने ये मिशन लॉन्च किया था। ये भी बात सही रही। हमारा ये सेशन यहाँ पे समाप्त होता है। PDF आपको ओनली IAS के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ये QR कोड स्कैन करके भी आप वहाँ पे जा सकते हो। तो वहाँ पे जाइए, PDF को डाउनलोड करिए और रिविजन करना मत भूलिएगा। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक यू वेरी मच।